नमस्कार। आपने पिछले कुछ समय में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का नाम काफ़ी सुना होगा। इंटरनेट पर काफ़ी वायरल है क्योंकि पुणे में पोस्ट कार से एक हादसा हुआ और इस कारण से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और पुलिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं, आज इसकी चर्चा करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाट और आप देख रहे हैं देवम भाट। चलिए आज की इस जानकारी को मैं आपको साझा करता हूँ कि पुणे पोर्श कार हादसा जो हुआ उसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है, पुलिस और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर इतने सवाल जवाब क्यों उठ रहे हैं, इसकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुणे में तेज रफ्तार से पोर्श कार चला रहे एक ड्राइवर ने एक बाइक वाले को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। अभियुक्त शराब के नशे में कार चला रहा था। स्थानीय लोगों ने अभियुक्त को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अभियुक्त की उम्र 18 साल से कम होने के कारण पुलिस ने उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया। इसके बाद अभियुक्त को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई, लेकिन इस पर तुरंत मिली जमानत से कई लोग सोशल मीडिया पर नाराज दिखे। लोग पूछ रहे हैं कि अभियुक्त को इतनी जल्दी जमानत कैसे मिल गई। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को दोबारा हिरासत में लिया और किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया। बोर्ड ने अभियुक्त की जमानत रद्द कर दी और उसे बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया है। इन सब के बीच कई सवाल और मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पुलिस ने कौन सी धाराएं लगाई हैं, साथ ही मामले के कानूनी पहलुओं और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अधिकार क्षेत्र और उसकी कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से वास्तव में कैसे काम करता है। जुवेनाइल हम बात कर रहे हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है क्या। तो जुवेनाइल बोर्ड उन अभियुक्तों से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए काम करता है जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। अभियुक्त की कम उम्र होने के कारण कानूनी मामलों से निपटने के दौरान इन मामलों को अलग तरीके से निपटाया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इसलिए अस्तित्व में है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक जज और बच्चों से जुड़े मामलों के क्षेत्र में एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास कल्याण अधिकारी भी होते हैं। ऐसे मामलों में सभी को मिलकर निर्णय लेना होता है। क्योंकि अभियुक्त कानून से अनभिज्ञ है, इसलिए बच्चों के हित की देखभाल करना, उनके उचित अधिकारों की रक्षा करना और संबंधित सामाजिक मुद्दों की जांच करना इसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के काम की पहली शर्त है। वास्तव में काम के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही होता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत काम करता है। ऐसे अभियुक्तों के हितों की रक्षा के लिए अपेक्षा की जाती है कि बोर्ड कानून की सही तरीके से व्याख्या करे। बता दें कि पुणे कार हादसा मामले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले से स्तब्ध है। वहीं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एफआईआर दर्ज नहीं करता है, इसे पुलिस दर्ज करती है। वो पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि अगर पुलिस को लगा कि अभियुक्त बालिग है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज क्यों किया। उन्होंने ये भी कहा कि जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केस शुरू होता है तो इस मुद्दे पर विचार किया जाता है क्या वाकई अभियुक्त को पता है उसने कितना गंभीर अपराध किया है, क्या अपराध करते वक्त वह पूरी तरह से सचेत है। अगर जमानत का आवेदन देते वक्त ये दस्तावेज उपलब्ध हों जो साबित कर सके कि अभियुक्त 18 साल से कम उम्र का है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये मान लेता है कि अभियुक्त को कानून की जानकारी नहीं है और फिर उसे जमानत दी जा सकती है। उम्र के लिए सबूत के तौर पर स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और समान जन्मतिथि वाले कुछ दूसरे दस्तावेज शामिल हैं। इन दस्तावेजों में अभियुक्त की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कैसे काम करता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की संरचना बिल्कुल अलग है। हमारा देश दंडात्मक देश है, यानी सजा को महत्व दिया जाता है। एक बार जब किसी व्यक्ति को सजा मिल जाती है तो मान लिया जाता है कि समस्या खत्म हो गई, लेकिन दुनिया भर में इस सोच को बेहद पिछड़ी सोच माना जाता है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जैसे कुछ कानून सुधारात्मक या रचनात्मक सजा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस मामले में जमानत देते वक्त जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जो शर्त रखी है उन्हें सजा नहीं माना जा सकता। जिन शर्तों के आधार पर जमानत दी गई, जैसे निबंध लिखना, 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ यातायात रेगुलेट करना। इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि जमानत मिलने के बाद एक व्यापक गलत धारणा थी कि उसे रिहा कर दिया गया क्योंकि वह अमीर परिवार का बेटा था, लेकिन वास्तव में उसे रिहा नहीं किया गया, उसे जमानत दी गई थी। वो आगे कहते हैं, दूसरे शब्दों में जब उसे जेल भेजने या जमानत देने की बात आती है तो जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वह एक संदिग्ध अभियुक्त है।
इसलिए हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा दिए गए फैसले को अनुचित नहीं कह सकते। निर्भया केस की तुलना इस केस से की जा रही है, क्या ये सही है या गलत? सोशल मीडिया पर इस मामले की तुलना दिल्ली के निर्भया केस से भी की जा रही है। ये पूछे जाने पर कि इन दोनों घटनाओं में क्या समांतर है और क्या अंतर है, इस पर एक नज़र डालते हैं। इस घटना में शराब के नशे में एक नाबालिग के लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण 2 लोगों की मौत हुई है। ये बहुत गंभीर अपराध है, लेकिन इससे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये कोई मानवीय या क्रूर अपराध नहीं है। उन्होंने कहा, दिल्ली में निर्भया मामले में फैसला एक क्रूर अपराध के लिए था। उसमें अभियुक्त ने एक इंसान के साथ, उसके शरीर के साथ वैसी बर्ताव किया, अत्याचार किया था। वो मामला पुणे मामले से बिल्कुल अलग है। इस मामले में एक शख्स की गैर जिम्मेदारी की वजह से हादसा हुआ। हालांकि अभियुक्त पर इस आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है कि जो वयस्क होने वाला है उसे मामले की गंभीरता का एहसास हो सकता है, वो संज्ञान या समझ की उम्र में है। इस मामले की अभियुक्त की उम्र 17 साल 7 महीने है, इसलिए आप इसे प्राथमिक स्तर पर बालिग नहीं मान सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अभियुक्त की उम्र इतनी है कि समझा जा सके कि उसे बिना लाइसेंस और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने का क्या परिणाम हो सकता है, शराब पीकर गाड़ी चलाने के क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सब पता हो तो भी उस पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस तुरंत हार गई। पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की, वो क्यों की? यह मामला पूरी तरह से संदिग्ध और विभाजनकारी है। इतनी गंभीर घटना के बाद 304 लगाई जाए या धारा 279, क्या पुलिस के पास पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं है? लोगों के विरोध के बाद पुलिस कहती है कि हम अतिरिक्त धारा लगा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस बात से हैरान होना चाहिए कि दुर्घटना होने के बावजूद उनका प्रशासन दुर्घटना की धारा का उल्लेख किए बिना बाकी सभी काम कर रहा था। वहीं बोर्ड में हो सकते हैं विशेषज्ञ। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आवेदन किया होगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट विशेषज्ञों की भागीदारी या मार्गदर्शन की अनुमति देता है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लोग कानून के विशेषज्ञ नहीं होते। इसी तरह बाल अधिकार बोर्ड बाल मनोचिकित्सकों या बच्चों के उम्र क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है या उनका मार्गदर्शन ले सकता है। वहीं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि धारा 304 बाद में नहीं, पहले लगाई गई थी। वो कहते हैं कि जिन मामलों में पैरवी करने के लिए अदालत में उपस्थित हुआ वे शराब के विक्रेताओं या पब से संबंधित है। कल 3 लोगों को अदालत में लाया गया था, उनके खिलाफ एफआईआर में धारा 304 नहीं थी। उस वक्त मुझे पहली बार कोर्ट में पता चला कि इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। तब मैंने सोचा था कि एक ही एफआईआर होगी, क्योंकि घटनाओं का क्रम एक ही है। अब ये इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है कि अमीरी और गरीबी का कुछ ना कुछ तो फर्क होता है। भारत का कानून थोड़ा सा लचीला है, जिसकी वजह से लोग लूप होल निकालकर उससे निकलने का प्रयास करते हैं या निकल भी जाते हैं। यही बात मुख्य है। भारत के कानून को थोड़ा मजबूत करना होगा। भारत के लोगों को, भारत के निवासियों को और भारत के नेताओं को भारत के कानून को मजबूत करने की एक आवश्यकता है। अब ये कब तक मजबूत होता है ये देखना होगा। देखते हैं आने वाले समय में धीरे धीरे थोड़ी बहुत प्रगति हो रही है। प्रगति के साथ कानून में मजबूती लाना भी बेहद जरूरी है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैबम बाट पर सोशल मीडिया पर फैली एक खबर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो।